आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है पॉवर्टी। एंड आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल ने काफ़ी बुरा इफेक्ट हमारा आया था उनके टाइम पर लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंडियन लोगों की। हम कहते हैं कि कोई डाउट नहीं है कि जो ब्रिटिश रूल है उसने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा था एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन इंडस्ट्रीज को एंड उसका जो प्राइमरी मोटिव था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे वो टू फोल्ड था, क्योंकि उसने इंडियन इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया था। तो जो उनका मोटिव है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो मोटिव था वो ये था कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा, एंड ये रॉ मटेरियल उन्हें इंडिया से मिलता था सस्ते रेट्स पे। तो वो सस्ते रेट्स पे इस रॉ मटेरियल को खरीद के क्या करते थे, इनको यूज़ कर लेते थे अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जो हमारी उनकी बन रही होती थी ब्रिटेन में। तो ये क्या करते थे, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को अच्छा करने के लिए, ज़्यादा अर्न करने के लिए चीप रेट्स में हमारा रॉ मटेरियल इंडिया से खरीद लेते थे। और जो इनका सेकेंड मोटिव था वो ये था कि रॉ मटेरियल्स तो इंडिया से खरीद लिए, अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जैसे कॉटन क्लॉथ, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बनाएंगी एंड इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया करेंगी। तो ये उनका मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे। मोर देन 70% जो थे इंडियंस वो किस में थे, एंड द ब्रिटिश राज पीरियड, एंड ये पूरा ब्रिटिश राज के पीरियड में हुआ करता था। जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उन्होंने गाँव के जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स एंड लार्ज लैंड ओनर्स हमारे बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब टैक्सेस बढ़ा दिए तो मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स एंड लैंड ओनर जैसे लोग भी हमारे कुछ आ गए आसपास। थर्ड, जो ब्रिटिश रूल था हमारा, बेसिकली उसके अंडर, ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडिया है उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, एंड ये एक्सपोर्ट था फूड ग्रेन्स का। ये रिस्पॉन्सिबल था कि frequent families and as many as 26 million people died in famines. It was, ये जो हमने जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था फूड ग्रेन्स, ये रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि हमारी बहुत सारी फेमाइंस आती थी। क्या होता था, ज़्यादा डिजास्टर्स होते थे एंड अराउंड 26 मिलियन लोग मर गए फेमाइंस में, जो हुई हमारी 1875 टू 1900 के बीच में। इन शॉर्ट, जो ब्रिटिश राज था उसने काफ़ी बुरी कंडीशन हमारी लोगों की इंडिया में बना दी थी, एंड उनका जो मेन गोल था वो ये था कि उन्हें मार्केट चाहिए किसकी, ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की। इसके लिए उन्होंने हमारी पूरी इंडिया की काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी गंदी कंडीशन बना दी थी, एंड उनको इंडिया की जो सर्विस थे, इट्स डेट पेमेंट्स टू ब्रिटेन, टू हैव इंडिया सर्विस इट्स डेट पेमेंट्स टू ब्रिटेन, मतलब जो इंडिया के डेट पेमेंट्स थी वो उसने क्या करा, उसने ब्रिटेन को दे दी। एंड इंडिया को उसको ये भी करना था कि इंडिया उसको मैन पावर प्रोवाइड करे इंपीरियल आर्मीज के लिए। तो उसके 2-3 बहुत सेल्फिश मोटिव थे जिसकी वजह से इंडिया की काफ़ी मिजरेबल कंडीशन हमारी हो गई ब्रिटिश राज के टाइम पे, क्योंकि उसको डेट पेमेंट्स भी इंडिया से निकालनी थी, हमारी मार्केट जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की मार्केट भी उसे इंडिया ही चाहिए थी, एंड उसे काफ़ी सारे लोगों की भी ज़रूरत थी जिससे कि हम उनकी जो इंपीरियल आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। एग्रीकल्चर हमारा स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर अभी भी हमारा प्रिंसिपल मीन है लाइवलीहुड का। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी प्रिंसिपल मीन है लाइवलीहुड का, एंड लैंड जो है वो प्राइमरी एसेट है। लोग जो गाँव में रहते हैं उनका जो प्राइमरी एसेट है वो क्या है, वो लैंड है। जो लैंड की ओनरशिप, मतलब उसकी खरीदारी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था किसका, हमारे वेलबींग का, मटेरियल वेलबींग का, ऑफ दोज हु ओन सम लैंड हैव बेटर लिविंग कंडीशंस। क्योंकि क्या होता था, जिन लोगों के पास लैंड होती थी उनकी बेटर लिविंग कंडीशंस थी, वो बेटर तरीके से, वो बेटर लिविंग कंडीशंस में रहते थे। लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग,
इंडिपेंडेंस से अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट है उसने ये ऑप्ट किया कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लैंड को। कैसे? लैंड सीलिंग के थ्रू। लैंड सीलिंग में वो क्या करते थे, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट ले लेते थे, वो उसे फिक्स कर देते थे कि ये लिमिट है लैंड की जो एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा लिमिट कोई ओन करेगा और उसके पास इस लिमिट से ज़्यादा लैंड बिलोंग करेगी तो हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन से वो लैंड ले लेंगे एंड ये गवर्नमेंट के अंडर ले ली जाएगी एंड ये उनको दी जाएगी जिनके पास लैंडलेस कल्टिवेटर्स, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है एंड या छोटे छोटे फार्मर्स है, उनको ये लैंड दे दी जाएगी। तो ये इसका जो सक्सेस रेट था लैंड सीलिंग का, ये बहुत कम था। हाउएवर दिस मूव, ये जो मूव थी ये काफ़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन ये कुछ ही एक्सटेंट तक सक्सेसफुल थी। जो लार्ज सेक्शन है हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स के, वो या तो फार्म नहीं कर पाते थे, द स्मॉल होल्डिंग्स ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड स्किल्स, उनके पास या तो पैसे नहीं होते थे या स्किल्स नहीं हो पाते थे, तो वो फार्म नहीं कर पाती थी स्मॉल होल्डिंग्स में। जो लैंड होल्डिंग्स थी वो इतनी स्मॉल थी कि वो कुछ खास अहमियत नहीं रखती थी। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो बहुत सारी इंडियन स्टेट्स थी, वो फेल कर गई थी इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये हमने कुछ रीजंस पढ़े जो देख रहे हैं हम कि ये रीजंस थे जिन्होंने हमारी लैंड सीलिंग को एक मूव नहीं बना पाए। मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमारे रूरल गाँव में जो पुअर लोग थे इंडिया में, वो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स थे। जो लैंड उनके पास होती थी जनरली वो लेस फर्टाइल, वो इतनी फर्टाइल होती नहीं थी एंड रेन्स पर डिपेंड करती थी। जो सर्वाइवल था वो डिपेंड करता था सबसिस्टेंस क्रॉप्स पे, जैसे वीट एंड कभी कभार लाइफ स्टॉक पे। सबसिस्टेंट फार्मिंग जो है उसे हम सेल्फ सफिशिएंसी फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जिसमें फार्मर्स ग्रो करते हैं उतना फूड, उतना क्रॉप, जिससे कि वो अपने आप को एंड अपनी फैमिलीज को पूरा कर पाए, मतलब उनको मिल जाए, इससे ज़्यादा वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करते थे, तो वो अपन और अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए सिर्फ ग्रो करते थे। थर्ड जो हम देखते हैं वो है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। रैपिड ग्रोथ जो पॉपुलेशन में हुई विदाउट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ग्रोथ पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव काम नहीं है लोगों के पास, तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी थी लैंड की कल्टीवेशन के लिए वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो पर हेड हर बंदे की जो अवेलेबिलिटी थी वो डिक्लाइन होती चली गई। इससे क्या हुआ, इससे फ्रैगमेंटेशन हो गई लैंड होल्डिंग्स की। क्या हो गई? फ्रैगमेंटेशन। जो इनकम आती थी इन स्मॉल लैंड होल्डिंग से ये सफिशिएंट नहीं थी। क्या नहीं थी? सफिशिएंट नहीं थी कि जो फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो पाए। इससे क्या हुआ, इससे फार्मर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ, मतलब वो परेशान रहने लग गए क्योंकि उनकी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये हमने ब्रिटिश राज के टाइम के बारे में पढ़ा कि उनका जब अंडर रूल था तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे गिरा एंड हमारा क्यों इतना गिरा। दूसरा हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी कैसे हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का, एंड अभी भी हमारा वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन काफ़ी हद तक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।